बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हमने टॉपिक डिस्कस करना है आज। तो हमारे पास ये जो डिजीज होती है इसमें मेनली होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल ठीक है। तो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास यहाँ पे बोमेन कैप्सूल, तो बोमेन कैप्सूल के बाद हमारे पास पीसीटी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, देन डीसीटी और एंड पे आपके पास कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट जो सेल होंगे वो आपके पास यहाँ पे पीसीटी के सेल, उसके अलावा हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ एनले ठीक है। यहाँ पे जो सेल होते हैं हमारे पास ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये डीसीटी के सेल फर्दर आ जाएंगे ठीक है। और एंड पे आपके पास कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल जो, तो आपके पास ये जो डिजीज होती है तो मेनली ये ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल को इन्वॉल्व करती है ठीक हो गया। तो ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास इसमें आपके पास जो है वो शिकार होते हैं ठीक है। तो एक्यूट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास सडन है ठीक है, बहुत ही अर्ली। और आपके पास ट्यूब्यूलर का क्या मतलब है कि हमारे पास ट्यूब्यूलर सेल, और नेक्रोसिस का मतलब है कि वो आपके पास जो सेल हैं उनकी डेथ हो रही है ठीक है जी। सडन डैमेज टू द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल। तो ये थी हमारी डिजीज। फर्दर जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास ये होता क्यों है, तो मेनली हमारे पास तीन मोस्ट कॉमन इटियोलॉजीज हैं। सबसे पहले इस्कीमिया, अगर इस्कीमिया होगा तो इस्कीमिया हमारे पास ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस करवा सकता है। उसके अलावा हमारे पास ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स ये काज करवाएंगी। फर्दर हमारे पास टॉक्सिन्स हैं। तो ये सारी मिलके हमारे पास ट्यूब्यूलर सेल को डैमेज करती हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि हमारे पास इस्कीमिया की कंडीशन में जब भी इस्कीमिया होगा, हम डिस्कस करेंगे कि इस्कीमिया क्यों हो रहा है। तो वो कह रहा है कि इस्कीमिया इस्कीमिया क्या करवा देगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा ठीक है। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगी तो हमारे पास जाहिरी बात है रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में जीएफआर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है। तो ये क्यों होता है, हमारे पास यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं ठीक है, एफरंट और इफरंट आर्ट्रियोल, तो जब इस्कीमिया होगा तो इस्कीमिया के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ठीक हो गया। हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, एक मायोजेनिक था और एक आपके पास था ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर ठीक है, दो मैकेनिज्म थे। तो आपके पास जो मायोजेनिक थ्योरी थी उसका ये मतलब था कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो इसको सेंस करते हैं, जिसके नतीजे में क्या हो जाती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ताकि इंजरी ना हो। दूसरा हमारे पास ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हमारे पास जो डीसीटी के सेल हैं, डीसीटी के सेल हमारे पास मेनली जो कि मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा हमने क्या कहा था कि हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा होता है, इन फ्रंट ऑफ द ग्लोमेरुलस ठीक है। तो मैकुला डेंसा किसको सेंस करता है, NaCl को, सोडियम को सेंस करता है। तो जब बॉडी में हमारे पास NaCl है या नहीं है, लेकिन मैकुला डेंसा को NaCl अगर ज्यादा मिल रहा है तो ये भी आपके पास क्या करवा देती है, ये भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। तो इसमें आपके पास मेनली होता कुछ इस तरह से कि मैकुला डेंसा की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म जो होता है वो फॉलो किया जाता है ठीक हो गया। अब होगा क्यों, क्योंकि आपके पास इस्कीमिया था। तो इस्कीमिया होने की वजह से जो ट्यूब्यूलर सेल है हमारे पास, यहाँ पे जो साइटोस्केल्टन है, सेल की इंटरनल इंटीग्रिटी जो होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक सेल बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये सेल है जो कि ट्यूब्यूलर सेल है, पीसीटी का ट्यूब्यूलर सेल है। तो एक हमारे पास ये है यहाँ पे ल्यूमिनल साइड, ल्यूमिनल साइड वो होती है कि जिसमें हमारे पास यूरिन होता है। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, ये आपके पास है ये इंटरस्टिशियम वाली ठीक हो गया, बेजोलेटरल साइड और ब्लड वाली साइड है ठीक है। रेड वाली ब्लड वाली मैंने बना दी है। तो बेजोलेटरल साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे होते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप ठीक है, जो कि सोडियम को सेल से बाहर और पोटाशियम को सेल के अंदर फेंकते हैं ठीक है। जब इस्कीमिया होगा तो इस्कीमिया ये आपके पास ये जो सेल की लोकेशन है इसको अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा ठीक हो गया। आपके पास क्रॉनिक इस्कीमिया था या आपके पास जब भी इस्कीमिया था तो इसने क्या किया कि सेल की लोकेशन को चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास हुआ कुछ इस तरह से कि जो बेजो लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास सोडियम पोटाशियम चैनल थे, अब वो ल्यूमिनल साइड पे आके अटैच हो गए हैं ठीक है। और काम वही करेंगे, काम क्या कर रहे थे वो आपके पास सोडियम को सेल से बाहर और पोटाशियम को सेल से अंदर फेंक रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं ठीक है। तो अब ये अगर यहाँ पे ल्यूमिनल साइड पे आ चुका है
तो यूरिन में हमारे पास क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम होगा वो एक्सपेल होगा। जब ज्यादा से ज्यादा सोडियम एक्सपेल होगा तो ये मैंने क्या कहा था, ये हमारे पास थे पीसीटी के सेल हैं। पीसीटी के सेल फौरी तौर पे पहले नंबर पे आते हैं। अब जब सोडियम ज्यादा जा रहा है तो आपके पास जो नेक्स्ट है, ये आपके पास है पीसीटी। पीसीटी के बाद आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, और यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ एनले, एंड देन फर्दर डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल। अब जो सोडियम है वो आपके पास नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे आपके पास ये सोडियम। तो जब सोडियम आपके पास यूरिन में जाएगा तो ये मैकुला डेंसा को जाके आपके पास क्या करेगा, उसके ऊपर जाके लगेगा। डीसीटी के ऊपर मैकुला डेंसा होता है ना। तो मैकुला डेंसा जब सोडियम को सेंस करते हैं ना, एक्सेस सोडियम को, तो फौरी तौर पे वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं चलो जी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दो। तो ये आपके पास इस वजह से मैकुला डेंसा की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इस्कीमिया की वजह से हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये मोस्ट कॉमन काज होती है इस्कीमिया की वजह से, जो आपके पास यहाँ पे अल्ट्रेशन आती है। और फर्दर आपके पास फर्दर जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो और ब्लड यहाँ पे नहीं आएगा। अगर और ब्लड किडनी की तरफ नहीं आएगा तो आपके पास ये जो सेल हैं उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्रोसिस, क्योंकि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो ऑक्सीजन नहीं आएगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस्कीमिया की। तो हमने ऊपर बात की कि हमारे पास इस्कीमिया की वजह से हो रहा है। तो इस्कीमिया की मोस्ट कॉमन कोज काजेस कौन कौन सी हैं, इस्कीमिया क्यों क्यों हो सकता है हमारे पास। सबसे पहली काज जो है हमारे पास हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया। एंड फर्दर नेक्स्ट हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक कि हमारे पास हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास मैसिव ब्लीडिंग है कि बहुत ज्यादा जो ब्लड है वो बॉडी से निकल गया है, तो फ्लूइड कम रह गए हैं बॉडी में। ठीक हो गया। हाइपोवोलीमिया क्यों हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे बर्न, बर्न की कंडीशन है, तो बर्न में हमारे पास वाटर फ्लूइड जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। या आपके पास हाइपोथर्मिया हो गया, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, हीट स्ट्रोक की कंडीशन में। तो ये सारी कंडीशन है। और उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी काज जिसकी वजह से जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो चुकी है, डिक्रीज परफ्यूजन। तो इन सब कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि किडनी की तरफ ब्लड कम आएगा। ठीक है, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया की वजह से पीसीटी में चेंज आएगा, और पीसीटी में जब चेंज आएगा तो फर्दर हमारे पास जो मैकुला डेंसा है और ज्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो अर्ली कंडीशन देखने को मिलती है वो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉडी में। ठीक हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कैरेटीन, कैरेटिनिन, कैरेटिनिन का लेवल बढ़ेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। ठीक हो गया। और जीएफआर जो होगा वो भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों इस तरह से होता है। एक बात हमने कर ली, हमारे पास इस्कीमिया, इस्कीमिया की काजेज हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स हैं और कौन कौन से हमारे पास टॉक्सिन्स हैं जो कि ये हमारे पास काज करवाती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, ये काज करवा सकती है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रास्ट डाई, कंट्रास्ट डाई अगर यूज की है तो ये भी फर्दर आपके पास क्या करवा सकती है, टॉक्सिन के तौर पे काम करेगी। एक्यूट एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस काज करवा सकती है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हमारे पास कब कब बॉडी में रिलीज होता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, कि कोई बंदा कीमोथेरेपी पे है। कीमोथेरेपी का क्या मतलब होगा कि किसी को पेश आपके पास कैंसर था, तो कैंसर की वजह से वो कीमोथेरेपी ड्रग, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग यूज कर रहा है, तो जिसके नतीजे में उसके जो कैंसर सेल हैं वो बार बार आपके पास रप्चर हो रहे हैं, उनमें से यूरिक एसिड निकल रहा है। और यूरिक एसिड आपके पास क्या करवा सकता है, एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। फर्दर हमारे पास लेड पॉइजनिंग, लेड हमारे पास ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग होती है, एंटी कैंसर ड्रग होती है। सिस्प्लाटिन, ये भी किडनी को डैमेज करते हैं, एटीएन करवा सकते हैं, सिस्प्लाटिन भी ड्रग। एथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमने पढ़ा था रिसेंटली, टॉक्सिन होता है, एंटी फ्रीज एजेंट होता है, जो कि सडनली हमारे पास पेशेंट जो होते हैं वो इनहेल कर लेते हैं ड्यू टू किस वजह से, सुसाइड के लिए। तो एथाइलिन ग्लाइकोल, तो एथाइलिन ग्लाइकोल नहीं बल्कि इसके साथ फर्दर आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड, जो इसके फर्दर मेटाबोलाइट्स होते हैं वो
बॉडी को डैमेज करते हैं, ठीक है। और सबसे एंड पे जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो हमारे पास होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन हमारे पास कब कब होगी? रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस के जब हमारे पास मसल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें से मायोग्लोबिन निकलेगी। अच्छा, इन सबको डिस्कस करने से पहले ये तो कॉमन है हमारे पास, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, कंट्रास्ट डाई, ठीक है, यूरिक एसिड। तो मायोग्लोबिन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम हिस्टोलॉजिकली पिक्चर देखते हैं तो हमारे पास एटीएन की यहाँ पे कुछ देखें, हमारे पास क्या होता है कि फोकल नेक्रोसिस नजर आती है हमें। फोकल नेक्रोसिस यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको ये भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो एरिया है वो हमारे पास नेक्रोस्ड एरिया हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका पैटर्न होता है हिस्टोलॉजिकली। अब हम डिस्कस करते हैं मायोग्लोबिन को कि रेब्डोमायोलाइसिस अगर होगी तो मायोग्लोबिन यूरिया हमारे पास किस तरह से अफेक्टिव होता है, क्यों, क्या काज करवा सकता है। अगर कोई पेशेंट जो है रेब्डोमायोलाइसिस की अगर हम बात करें, रेब्डोमायोलाइसिस, तो रेब्डोमायोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ द मसल्स। तो इसकी मोस्ट कॉमन काजेज में सबसे पहली जो काज है वो ये हो सकती है कि कोई बंदा जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज, इंक्रीज एक्सरसाइज, ठीक हो गया, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मसल्स की लाइसिस हो गई, ठीक है। फर्दर इसके अलावा हमारे पास इंजरी, इंजरी कैसे, ट्रोमेटिक इंजरी के बाद आपके पास रेब्डोमायोलाइसिस हो सकती है। ट्रोमेटिक इंजरी, कोई आपके पास ओल्ड एज पेशेंट था, वो आपके पास गिरा है, तो गिरने के बाद उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो दोबारा से अपनी एक्चुअल जो उसकी पोजीशन थी वो दोबारा से रिटेन कर सके, ठीक है। वो जिस कंडीशन में गिरा है वो उसी कंडीशन में पड़ा है, ठीक है। एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा से खुद को आपके पास बैलेंस कर पाए। तो इस कंडीशन में अगर वो देर तक रहेगा तो मसल्स पे आपके पास स्ट्रेस आएगा, तो जिसके नतीजे में ट्रोमेटिक मसल इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ऐसी काज हो सकती है? मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं हमारे पास स्टैटिन, एंटी लिपिडिमिक, हाइपर लिपिडिमिक ड्रग्स हैं स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स। तो ये दोनों की दोनों हमारे पास जो ड्रग्स हैं ये भी रेब्डोमायोलाइसिस करवाती हैं। मायोपैथी की मोस्ट कॉमन काज है ब्रेकडाउन ऑफ द मसल्स होगी इन दोनों की कंडीशन में। अच्छा, ये काजेज हमने देख ली। अब जब ये काज होगा तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि मसल्स जब टूटेंगे, ये आपके पास मसल सेल हम बना लेते हैं, ये एक मसल सेल है। तो जब इसकी आपके पास डिस्ट्रक्शन होगी तो इसमें से निकलेगा क्या, कि हमारे पास सबसे पहले कैरेटीन काइनेज, कैरेटीन काइनेज निकलेगा। इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम निकलेगा, इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट निकलेगा, और कुछ हमारे पास प्यूरिन्स बेसिस होती हैं, वो भी आपके पास यहाँ पे सर्कुलेशन में आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो फॉस्फेट बढ़ेगा तो हाइपर फॉस्फेटीनिया, प्यूरिन्स हमारे पास क्या होगा कि प्यूरिन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एट द एंड आपके पास ये यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं, यहाँ पे हाइपरक्लीमिया होगा। और कैरेटीन काइनेज हमारे पास ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द मसल्स। नॉर्मल वैल्यू जो इसकी होती है वो आपके पास 250 यूआई पर लीटर होती है, ठीक हो गया। तो जब रेब्डोमायोलाइसिस हो रही है तो ये जो रेंज होती है वो मोर देन 1000 यूआई पर लीटर पहुंच सकती है। और अगर सवेर आपके पास बहुत ज्यादा रेब्डोमायोलाइसिस हो रही है तो इसके नतीजे में ये जो कंडीशन होती है वो आपके पास मोर देन 20,000 यूआई पर लीटर तक भी पहुंच जाती है केराटिन काइनेज, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी 250 होती है। अब ये सारी कंडीशन है, तो इस कंडीशन के नतीजे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है वो आपके पास रेब्डोमायोलाइसिस का, एक तो हमें ये कन्फर्मेशन होगी। अब जब हमने मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखा ना, तो मायोग्लोबिन आपके पास रेब्डोमायोलाइसिस में आपके पास जो मसल्स होते हैं, मसल्स की जो मेजर प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, ठीक है। और मायोग्लोबिन आपके पास सेम होती है लाइक का हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन हमारे पास टेट्रामर है, टेट्रामर मतलब कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन है। और मायोग्लोबिन आपके पास एम से मायो और एम से मोनोमर, ठीक है, ये मोनोमर की फॉर्म में होती है, टेट्रामर नहीं होती। लेकिन हमारे पास अगर इसको हम और ज्यादा विजुलाइज करें तो इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास इसमें भी हीम मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हीम इसमें भी होगा, ठीक हो गया जी। तो अगर इसमें भी हीम है तो ये आपके पास किस तरह से हमें, हम इसको देख सकते हैं कि हीम आपके पास ये हीम को क्यों यूटिलाइज करती है।
हमारे पास ये भी ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करेगी, लेकिन करेगी क्यों हमारे पास? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द टिश्यू। क्या ये ट्रांसपोर्ट करती है आपके पास टिश्यूज को ऑक्सीजन? बिल्कुल भी नहीं। वो काम होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन हमारे पास होती है ब्लड में, ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। मायोग्लोबिन को जो जो ऑक्सीजन कैरी करती है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एलोस्टेरिक ग्राफ जो होता है ना, वो आपके पास हीमोग्लोबिन के लिए कुछ इस तरह से एस शेप का होता है, लेकिन मायोग्लोबिन के लिए वो आपके पास किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा। ब्लू वाला मायोग्लोबिन वाला है। ठीक है। एलोस्टेरिक नहीं होता। एलोस्टेरिक ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, हमारे पास कुछ इस तरह से एस फेज का इस वजह से नजर आता है। जब हीमोग्लोबिन पे आपके पास फोर पॉकेट्स होती हैं तो फर्स्ट ऑक्सीजन जब उस पे अटैच होती है तो नेक्स्ट ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। दो जब अटैच होंगी तो फर्दर थर्ड मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से एस शेप नजर आती है। लेकिन मायोग्लोबिन हमारे पास एस शेप नहीं होती, बल्कि ये ऑक्सीजन के लिए इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब जो बात है मेन वो आपको ये बतानी थी कि मायोग्लोबिन हमारे पास होती कुछ इस तरह से कि जब हमने ये पेशेंट जो था रेब्डोमायोलाइसिस वाला, केराटिन काइनेज इंक्रीज मिली और साथ ही हमें क्या मिला? हीमाचूरिया। क्या हीमाचूरिया मिलता है हमें? ठीक हो गया। तो ग्रोस हीमाचूरिया हमें ऐसा लगता है, ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक दो फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक हो गया। तो जब हमने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया हमें इसमें नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन यूरिन जो था वो डार्क था। तो वाई यूरिन इज डार्क? हीमाचूरिया भी नहीं है लेकिन यूरिन डार्क क्यों है? यूरिन इस वजह से डार्क होता है हमारे पास कि एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डिपस्टिक टेस्ट। डिपस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द यूरिन। ठीक है। तो डिपस्टिक टेस्ट के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ये डिपस्टिक स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रिप्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रिप है, यहाँ पे एक स्ट्रिप है। तो अगर प्रोटीन है तो स्पेसिफिक उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप होगी ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास यूरिन में ब्लड सेल है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन कि या तो प्रोटीन है या आपके पास ब्लड है, तो जो स्ट्रिप होती है ना, स्पेसिफिक स्ट्रिप, उसका कलर अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अब डिपस्टिक टेस्ट पे हमारे पास जब हमने देखा तो अगर मायोग्लोबिन जो थी मायोग्लोबिन जो थी हमारे पास, उसकी ब्रेकडाउन रेब्डोमायोलाइसिस होने के बाद मायोग्लोबिन जो थी वो यूरिन में आ रही थी। तो जब यूरिन में मायोग्लोबिन आएगी ना तो मायोग्लोबिन में हीम है। ठीक है। तो हीम हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो सेम हीम हीमोग्लोबिन में भी होता है। तो ये हीम के पास आपके पास क्या होता है कि पर ऑक्सीडेज कैपेसिटी होती है। पर ऑक्सीडेज का क्या मतलब होता है? एज इंजाइम है। ये पर ऑक्साइड को आपके पास क्या करती है? उसको कैटाबोलाइज कर देगी। ठीक हो गया। तो जब आपके पास पर ऑक्साइड वाली स्ट्रिप प्रेजेंट होगी तो फॉर द पर स्ट्रिप पर ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है हीम के पास, तो ये इस स्ट्रिप का जो कलर होगा वो चेंज कर देगी। ठीक हो गया। तो डिप स्टिक पे हमें ऐसे नजर आता है कि जैसे ये आपके पास पेशेंट का यूरिन है उसमें हीमाचूरिया हो रहा है, लेकिन हीमाचूरिया नहीं होता क्योंकि हीम मायोग्लोबिन में भी होता है और हीम जो होता है वो हीमोग्लोबिन में भी होता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए भी डिपस्टिक टेस्ट जो होगा वो सेम होगा क्योंकि हीम प्रेजेंट है, सेम पर ऑक्सीडेज आएगा, तो हीम दोनों में मिल रहा है। ये रेड ब्लड सेल से निकल के आता है और ये मसल से निकल आता है। इस वजह से अगर आपके पास हम कैसे स्पेसिफिकली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेशेंट है और उसका जो यूरिन है वो डार्क यूरिन है। ठीक है। और आपके पास डिपस्टिक टेस्ट जो है पॉजिटिव फॉर हिमाचूरिया, बट देर विल बी नो रेड ब्लड सेल ऑन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। जब हमने माइक्रोस्कोपिकली ब्लड को देखा तो वहां पे कोई भी रेड ब्लड सेल फाउंड नहीं थे। तो ये मोस्ट कॉमन काज होती है। अब इसको रिलेट कैसे करने, हमने टॉपिक कहाँ से कहाँ निकल गया। हमारे पास ये बात थी कि रेब्डोमायोलाइसिस होने की वजह से ये जो मायोग्लोबिन होती है, मायोग्लोबिन आपके पास क्या करेगी? आपके जो ट्यूब्यूलर आपके जो पीसीटी सेल है या आपके पास जो ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देगी। ठीक हो गया। यहां से ऊपर से फिल्टर होगी, फिल्टर होगी हमारे पास यहाँ पे मायोग्लोबिन की मायोग्लोबिन से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपके पास फर्दर नेक्स्ट जब इधर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये नीचे आपके पास क्या कुछ भी जाएगा, कोई भी ब्लड श्लड कुछ नहीं जाएगा, तो फर्दर जो आपके पास सेल होंगे उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके रिलेटेड ये है कि अगर कोई पेशेंट जो होता है वो आपके पास रेब्डोमायोलाइसिस का होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इंजर्ड मसल्स आपके पास क्या करते हैं? इंजर्ड मसल्स में
जो वाटर होता है वो इंट्रा सेलुलरली चला जाता है। ये इंजर्ड एब्डोमायोलाइसिस है तो आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो सारे का सारा इंट्रा सेलुलरली चला जाएगा। और इसके अलावा आपके पास हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट ऑफ द रेब्डोमायोलाइसिस बिकॉज ऑफ द कैल्शियम अकोमोलेट्स इन द डीजेनरेटिव मसल्स को, उनके साथ जाके आपके पास कैल्शियम जो होता है वो अटैच हो जाता है तो सीरम में आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रेब्डोमायोलाइसिस से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको बतानी थी। हमारे पास होता इस वजह से है कि मायोग्लोबिन जो होती है वो भी एटीएन का काज होती है। ये ड्रग है हमारे पास, कॉन्ट्रास्ट डाई हम यूज करते हैं फॉर द आपके पास किडनी के टेस्ट के लिए, तो इसमें भी हमारे पास हो सकता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे पास ये भी डिपॉजिट हो सकता है। लेड सिस्प्लाटिन ये ड्रग्स हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल भी हमारे पास टॉक्सिन के तौर पे काम करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर ये सारी कंडीशन हो गई है तो जब हम यूरिन में देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आता है, मडी ब्राउन कास्ट। ये दिस इज द मडी ब्राउन कास्ट। और ये क्या चीज है, ये आपके पास है स्लगिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स। आपके पास जो रीनल के ट्यूब्यूल के सेल है ना, वो नेक्रोसिस होने के बाद आपके पास स्लग ऑफ हो गए, मतलब वहां से टूट गए और टूट के आपके पास किडनी से यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको मडी ब्राउन अपीयरेंस, और ये एमसीक्यूज हमेशा आता है कि ये किस कलर के हमारे पास एटीएन में हमें कास्ट मिलते हैं, तो मडी ब्राउन कास्ट हमें मिलते हैं। यहाँ पे दो बातें हमने डिस्कस करनी है हमारे पास। यहाँ पे अगर इस्कीमिया की वजह से एटीएन हो रहा है तो एटीएन होने की जो मेन काज है हमारे पास, यहाँ पे पीसीटी के सेल ने डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, देन फर्दर असेंडिंग लूप ऑफ एनले, डीसीटी, और नेक्स्ट हमारे पास है कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो अगर किसी पेशेंट को इस्कीमिक टी एटीएन हो रहा है, इस्कीमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा है, तो वो हमारे पास जो पेशेंट होगा उसका जो पार्ट अफेक्टेड होंगे पीसीटी के और असेंडिंग लूप ऑफ एनले के। ठीक है, क्योंकि दीज पार्ट्स आर मेटाबोलिकली एक्टिव मोर देन अदर्स। ये जो पार्ट होता है वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ ज्यादा ब्लड चाहिए, तो अगर पीछे से ब्लड नहीं आ रहा तो ये आपके पास जो सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव होंगे पीसीटी के और हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ एनले के इन द इस्कीमिक एटीएन। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास ड्रग एंड टॉक्सिन रिलेटेड, तो हमारे पास ड्रग और टॉक्सिन रिलेटेड जो हमारे पास डिजीज होती है, ये जो एटीएन होता है, तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो नेफ्रॉन का पार्ट अफेक्टेड होता है वो आपके पास होता है पीसीटी वाला। ये वाला आपके पास पीसीटी का पार्ट जो होगा वो अफेक्टेड होगा। और ये एमसीक्यूज आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ड्रग टॉक्सिन से आपके पास अगर एटीएन हो रहा है तो कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, और अगर हमारे पास इस्कीमिक की वजह से हो रहा है तो कौन सा पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा अब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन इधर ही होनी होती है, तो टॉक्सिन और हमारे पास जो भी ड्रग्स होती हैं वो ज्यादा इन ट्यूब्यूल्स के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो ये पार्ट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। और नेक्स्ट हमने बात करनी है हमारे पास इसके फेजेस की, कि एटीएन अगर किसी पेशेंट को होगा तो उसकी जो फेजेस हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। फेजेस या स्टेजेस भी कह सकते हैं हमारे पास। तो इसकी तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं इंसाइटिंग इवेंट। ठीक हो गया, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंजरी काज, सबसे पहले जो इंजरी होती है वो यहीं पे होती है, इंजरी काज फेज। ठीक है, और कैसे पता चलता है हमारे पास, सबसे पहले अर्ली कंडीशन में पेशेंट जो होगा वो स्लाइट डिक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, स्लाइट डिक्रीज इन यूओ यूरिन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फेज होता है मेंटेनेंस फेज। ये जो फेज होता है यहाँ पे एमसीक्यूज ये आएगा कि अगर कोई पेशेंट एटीएन का है और उसकी डेथ हुई है तो वो किस फेज में था। तो ये फेज होता है डेथ, जब पेशेंट की जो डेथ होती है वो आपके पास मेंटेनेंस फेज में होती है। पेशेंट ओलिगोयूरिया के साथ मिलेगा, उसका यूरिन जो होगा, उसकी जो आपके पास कंसंट, जो आपके पास उसकी अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर कम हो जाएगी तो बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कैरेटीन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फर्दर जो पेशेंट होता है वो हाइपर कैलीमिया के साथ मिलता है, हाइपर कैलीमिया। ठीक है, हाइपर कैलीमिया अगर पेशेंट को होगा तो हाइपर कैलीमिया क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हमारे पास ट्यूबुलर सेल से आपके पास पोटाशियम रिमूव नहीं हो रहा, तो साथ साथ हमारे पास एच पॉजिटिव आइन भी आपके पास रिमूव नहीं होंगे। तो अगर एच पॉजिटिव आइन भी बढ़ेंगे तो ये जो पेशेंट होता है वो हमारे पास चला जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया, और ये जो फेज होता है वो लास्ट सम वीक्स तक हमारे पास रहता है, 1 to 3 वीक्स तक रहेगा, और उसके बाद आपके पास जो रिकवरी फेज है वो शुरू हो जाता है। और एटीएन के बारे में ये कंडीशन है कि हमारे पास ये जो डिजीज होती है ये रिवर्सिबल होती है।
कि रिवर्सिबल है, कि अगर किसी को हुई है तो दोबारा से ये ठीक हो सकता है। रिकवरी फेज में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो पोली यूरिया के साथ मिलेगा। अब रिकवरी फेज है तो यूरिन ज्यादा आएगा, पहले यूरिन कम हो गया तो पोली यूरिया, और फर्दर अगर पोली यूरिया है तो इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो जाती है और पेशेंट जो होता है वो हाइपोकैलीमिया के साथ मिलता है। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने दो बातें पढ़ी थी हाइपोकैलीमिया के रिलेटेड। हमारे पास अगर हाइपर कैलीमिया है तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने कहा था कि ईसीजी हमारे पास जो होती है, सबसे पहले पी वेव है, पी वेव के बाद हमारे पास पी क्यू आर एस, और फिर टी वेव होती है, और फिर हमारे पास ये इस तरह से पी वेव, क्यू, देन आर, देन एस एंड देन टी वेव। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया है तो ईकीजी चेंजेस जो होती हैं यहाँ पे हम दोबारा से बनाते हैं। हमारे पास ये जो अगर आपके पास क्या हो गया कि हाइपर कैलीमिया, तो फिर क्या चेंजेस आएंगी ये देख सकते हैं आप लोग। रेड वाली जो होंगी वो चेंजेस होंगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये इस तरह से, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था ना, पहले हमारे पास कितना था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो विड्थ थी वो इतनी थी, लेकिन अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो क्यू आर एस विड्थ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की जो वाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। और टी वेव जो देखें पहले नॉर्मल थी, और उसके बाद आपके पास जो टी वेव आपको मिलती है वो पीक टी वेव मिलती है। तो ये अगर ईकेजी पे ये फाइंडिंग हमें नजर आ रही है तो दिस इज द पेशेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया। इसके अलावा हमारे पास मसल पेन पेशेंट को मिलेगी, अरिथमियाज मिलेंगे, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर कोई पेशेंट हाइपोकैलीमिया के साथ है तो ई के जी पे हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा कि दोबारा से हम बनाते हैं। हमारे पास पी वेव के बाद हमारे पास क्यू आर एस एंड देन हमारे पास टी वेव होती है, ये इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल पी क्यू आर एस एंड देन टी वेव। अब हम बनाते हैं कि हमारे पास अगर हाइपोकैलीमिया तो बाकी आपके पास नॉर्मल वैसे का वैसे रहेगा सेम, लेकिन हमारे पास जो टी वेव होती है वो एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, फ्लैट टी वेव मिलेगी, और फर्दर टी वेव के बाद हमारे पास एक और वेव मिलती है जो कि अननोन काज है कि क्यों मिलती है, उसको बोलते हैं यू वेव। तो हाइपोकैलीमिया में हमारे पास फ्लैट टी वेव मिलेगी, और फर्दर हमारे पास इसके अलावा यू वेव जो होती है वो आपके पास आपको मिलती है। तो दो आपके पास हाइपोकैलीमिया में चेंजेस आती हैं, और दो आपको हाइपरकैलीमिया में चेंजेस देखने को मिलेंगी। अगर किसी पेशेंट को डेथ हुई है एटीएन में तो किस फेज में होगी, हमारे पास मेंटेनेंस फेज में, और मेंटेनेंस फेज में हमारे पास ओलिगूरिया के साथ पेशेंट मिलता है। रिवर्सिबल आपके पास कंडीशन होती है, रिकवरी फेज आ जाता है तो रिकवरी फेज में पोलीयूरिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगी, और पेशेंट जो होगा वो हाइपोकैलीमिया के साथ जो होगा वो प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे पास सारी बातें। और आपके पास जो ये ट्यूब्यूल्स होती है ना, ट्यूब्यूल्स की री एपिथिलाइजेशन शुरू हो जाती है, ट्यूब्यूलर री एपिथिलाइजेशन। ठीक है, तो दोबारा से वो आपके पास ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और सम हाउ आपके पास जो फेज होता है जिसको मेंटेनेंस फेज कहते हैं, उसमें सम हाउ कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को टेम्परेरी डायलिसिस पे डाला जाता है कि वो आपके पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करवाया जा सके। तो ये था हमारे पास एटीएन। तो एटीएन को हमने देख लिया, हमारे पास मेन मेन चीजें क्या हैं, मेन मेन चीजें ये हैं कि इस्कीमिक काज हो सकती है, ड्रग और टॉक्सिन है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो चेंज होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का। ठीक है, और फर्दर आपके पास इस्कीमिया अगर होगा तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा, और इसके अलावा अगर हमारे पास ड्रग या टॉक्सिन इफेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है। और जब हमने यूरिन को माइक्रोस्कोपिकली देखा तो हमारे पास मडी ब्राउन कास्ट मिले स्लगिंग ऑफ द हमारे पास ट्यूब्यूलर सेल्स के। और फर्दर तीन फेज हैं, डेथ किस फेज में होगी, हमारे पास जो मेंटेनेंस फेज होता है ओलिगूरिया, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया दोनों मिलते हैं। रिकवरी फेज में हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में क्या चेंजेस आएंगी और हाइपोकैलेमिया में क्या चेंजेस आएंगी। और ये जो डिजीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, रिवर्सिबल डिजीज होती है, कि दोबारा से ये ठीक हो जाती है। ठीक हो गया जी, तो यहां तक था हमारे पास। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करनी है डिजीज वो हमारे पास है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है जी, एक्यूट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास सडन, और इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल हमारे पास वो होंगे, वो पार्ट होगा किडनी का जो इन बिटवीन द ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हमारे पास कुछ इस तरह से पैक होते हैं, ये आपके पास इसकी सारी ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन है, उसकी ट्यूब्यूल्स हैं सारी। तो इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में हमारे पास जो पार्ट होगा ना उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी। तो अगर इंटरस्टिशियल डैमेज हो रहा है वो पार्ट किडनी का जो कि ट्यूब्यूल्स के दरमियान है, नेफ्रॉन के दरमियान है,
मेनली इफेक्ट होगा। नेफ्राइटिस हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, ठीक हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमने सारी कंडीशन पढ़ ली है, इन्फ्लामेटरी, रीनल ट्यूब्यूलर और इंटरस्टिशियल हमारे पास डैमेज हो रहा है। अब ये जो कंडीशन होती है ये हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे भी हम कंसीडर करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास जो मेनली जो ट्रिगर हमारे पास करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, उनमें मोस्ट कॉमनली इयोसिनोफिल सेल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स। ये दो सेल्स जो होते हैं ना, इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आपके पास ये जो डिजीज होती है, कुछ ड्रग्स इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं अब, तो सम ड्रग्स जो हैं वो काज करवाती हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इन्फेक्शन जो हैं वो भी हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर, सॉरी, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो काज करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये जो सारी कंडीशन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए या जब भी हमारे पास ये कंडीशन हमें होती है तो इसको फौरी तौर पे हमें अगर पता चले कि पेशेंट जो है वो हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के साथ मिल रहा है, तो फौरी तौर पे हम क्या करते हैं कि आपके पास जो ड्रग है ना उसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप ऑफेंडिंग जो ड्रग्स हैं, तो जैसे ही हम ड्रग को स्टॉप करेंगे तो ये जो पेशेंट के जितने भी हमारे पास इसके सिम्टम्स हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास डिजीज होती है ये पेशेंट को ले जाती है, अगर ट्रीट ना हो तो सम हाउ कि आपके पास जो पेशेंट होगा वो रीनल फेलियर के साथ आपके पास चला जाएगा। तो ये खतरनाक कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास ट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल है, तो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन होती है ग्लोमेरुलस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें ग्लोमेरुलर इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपके पास नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम इसमें बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक हो गया, वो नहीं होता। ग्लोमेरुलर डिजीज नहीं है ये, ठीक है जी। ये बात इसके साथ अहम थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो ड्रग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये सारी ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं आपको, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द ट्यूब्यूल्स। और अब ये भी ट्यूब्यूल्स हैं, और इन ट्यूब्यूल्स के अलावा आपके पास जो सेल्स देखें ना, उनके दरमियान ये देखें आपके पास ये न्यूट्रोफिल्स जो आपको ये नजर आ रहे हैं हमारे पास, पर्पल पर्पल। तो ये इंटरस्टिशियम में सारे न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं वो आपके पास प्रोलिफरेट हुए पड़े हैं। तो ये एक हिस्टोलॉजिकली पिक्चर थी। 5 पीज के नाम से उसने इसका निमोनिक लिखा हुआ है कि हमने इसकी इटियोलॉजी अगर देखनी है तो 5 पीज जो ड्रग्स है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, उसने लिखा हुआ है पी। पी का आपके पास मोस्ट कॉमनली डाईयूरेटिक्स जो होते हैं ना वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस काज करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेन फ्री ड्रग कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास एनसेड्स जो हैं, एनसेड्स काज करवाएंगी। एनसेड के अलावा नेक्स्ट पी जो है, दिस कैन प्रेजेंट पेंसिलिन, पेंसिलिन को बता रहे हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है, मेप्राजोल वगैरह। फर्दर हमारे पास जो पी है इसको उसने रिफेम पिन, पी एंड पे आके यूज किया है। और एस से उसने यूज किया है सल्फा ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स वगैरह। सल्फा ड्रग्स जो हैं, दीज आर द ड्रग्स दैट कैन लीड टू द acute interstitial nephritis। डायूरेटिक्स, एनसेड्स, पेंसिलिन्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, रिफेम्पिन और सल्फा ड्रग्स, ये जो ड्रग्स हैं ये काज करवा सकती हैं। फर्दर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जैसे कि हमारे पास SLE, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, शोगरन सिंड्रोम, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस। तो ये जो डिजीज है इनकी वजह से भी हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, इन्फेक्शन की बात करें, तो लीजोनेला, लीजोनेला, ठीक है, साइटोमेगेलो वायरस, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म निमोनाई, ठीक है, इसमें सलवार नहीं होती। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो सारे के सारे इसकी टियोलॉजी के काजिज है ना, उनमें आप लोग देख सकते हैं कि ये ड्रग आ गए, उसके अलावा हमारे पास ये ऑटोम्यून डिजीज आ गई, और ये हमारे पास है कुछ इन्फेक्शन जो कि काज करवाते हैं। अगर हम ड्रग की बात करें तो ड्रग हमारे पास क्या करेंगी कि वो आपके पास एक्ट एज अ हेप्टन के तौर पे काम करती हैं। हेप्टन, हेप्टन आपके पास क्या करता है कि हेप्टन आपके पास मालिक्यूल है जो कि इम्यूनोजेनिक होता है।
इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक का मतलब ये है कि ये हैप्टन जो होगा वो आपके पास कोई भी अगर सेल है तो सेल के सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तो फर्दर हमारे पास इम्यून सेल्स को बुला लेगा कि चलो जी इसको मारना शुरू कर दो। तो ये जो ड्रग होती हैं वो आपके पास हैप्टन की तरह काम करती हैं, एक्ट लाइक अ हैप्टन। अब हमारे पास ये जो सारी कंडीशन हमने डिस्कस की है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास अब एटीएन नहीं है बल्कि ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है? तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो पेशेंट जो होगा वो फीवर के साथ मिलेगा, फीवर, ठीक है। इसके अलावा फीवर के अलावा हमारे पास इस कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो रैश के साथ मिलता है कि उसको रैश भी प्रेजेंट होते हैं, मलेज, थकावट के साथ, ठीक है। और फर्दर हमारे पास वो वही बात है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो कैरेटिन का लेवल होगा वो इंक्रीज मिलेगा। और आपके पास इसका जब हमने यूरिन देखा तो यूरिन हमें क्या मिला? पाई यूरिया। पाई यूरिया का क्या मतलब है? पाई यूरिया हमारे पास इसको इसका मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। लेकिन स्टीराइल पाई यूरिया, स्टीराइल पाई यूरिया हमारे पास कभी भी जब व्हाइट ब्लड सेल आते हैं ना यूरिन में, ठीक हो गया, तो पस से रिलेटेड है ना व्हाइट ब्लड सेल, तो पाई यूरिया हमारे पास जब भी आएंगे तो सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। तो सिस्टाइटिस की कंडीशन में होता है कि वो वहां पे आपके पास मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहां पे स्टीराइल पायूरिया होगा कि सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल होंगे विदाउट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। और आखिरी जो मोस्ट कॉमन हमारे पास यहाँ पे इसकी फाइंडिंग है, तो ये आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाई यूरिया कुछ इस तरह से, ये आपके पास व्हाइट ब्लड सेल का जो कास्ट होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, ये पिक्चर दे सकते हैं वो आपको, ठीक है। और आखिरी जो बात है वो आपके पास यूरिन इयोसिनोफिल्स, तो ये मोस्ट कॉमन बात है। इयोसिनोफिल्स, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है आपके पास किडनी में जो कि इयोसिनोफिल्स को यूरिन में ला देती है, कुछ कभी भी नहीं आती, ठीक हो गया। अगर यूरिन में इयोसिनोफिल्स आ रहे हैं तो आपको कंफर्म हो जाने चाहिए, दो बातों से आपने फौरी तौर पे डिजीज को कन्वर्ट करके ले जाना है इसके पास, क्योंकि वहां पे डायग्नोज जब आपने करना है विद इन 1 मिनट तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसमें है और किसमें नहीं है। तो आपके पास अगर रैश मिल रहा है और साथ इयोसिनोफिल्स मिल रहे हैं और बाकी आपके पास फाइंडिंग वही फीवर बी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो ये कंफर्म होगा कि किडनी खराब है पेशेंट की। हिस्ट्री दे देगा साथ कोई भी, यहाँ पे आपके पास पेंसिलिन की दे देगा, एसएलई कोई भी देगा। तो ये दोनों की बातें आपके पास रैश और प्लस इयोसिनोफिल्स इन द यूरिन, इट विल बी कंफर्म टुवर्ड्स द, कि ये कंफर्म कर देगा ये पेशेंट जो है हमारे पास किसका है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का पेशेंट है। अब यहाँ पे यही जो कंडीशन होती है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इट कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स द क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, CIN, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और अगर जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमारे पास सेम वो बाकी कंडीशन वही होंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मोनोन्यूक्लियर सेल हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल, ठीक है, वो आपके पास बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो जाएंगे। आपके पास न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस की प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी। और जब आपने बायोप्सी की तो बायोप्सी पे आपको फाइब्रोसिस मिलेगी, फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी ऑफ द ट्यूब्यूल्स, एट्रोफी ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये दो कंडीशन। अब हमारे पास ये जो क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की कंडीशन है, बाकी कोई इयोसिनोफिलिया पायूरिया हमारे पास स्टीराइल पायूरिया मिल रहा है। फर्दर हमारे पास और वो लॉन्ग स्टैंडिंग एनसेड पे लगा हुआ है, एनसेड, ठीक हो गया। कोई भी उसको क्रोनिक कंडीशन है तो उसके नतीजे में जैसे कि हमारे पास गाउट है, उसको जॉइंट पेन होता है तो एनसेड ले रहा है, वो बहुत देर से एनसेड ले रहा है, तो एनसेड जो होंगे वो उसका काम खराब कर देंगे, ठीक हो गया। और एक और इसके साथ जो कंफर्मेटरी जो इसको डिफरेंशियल पॉइंट है, इसमें माइल्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ेगा, माइल्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये क्रोनिक होती है तो आपके पास इसमें किडनी इतनी ज्यादा हमारे पास खराब नहीं होती, लेकिन आपके पास जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको मिलेगा लेकिन वो माइल्ड फॉर्म में मिलेगा। तो एनसेड की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एनसेड्स को हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है। हमने जब शुरू किया हमारे पास, तो शुरू करने के बाद हमारे पास जब भी हमने जितनी भी डिजीज पढ़ी हैं, पहले भी हम पढ़ चुके, कल भी, नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ठीक है, फिजियोलॉजी में भी, तो हमने हर जगह एनसेड को देखा। तो एनसेड्स को क्यों बार बार वो कह रहे हैं, एनसेड्स बहुत ही खतरनाक काम करते हैं। एनसेड्स खतरनाक काम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के बाद हमारे पास PCT डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, DCT, एंड देन आपके पास कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ से हमारे पास ब्लड
वेसल्स आ रही हैं और यहाँ से जा रही हैं, एफरंट है और फिर उसके बाद ये इफरंट है। तो एफरंट हमारे पास एनसेड का जो मेन काम है ना, वो आपके पास इस एफरंट आर्ट्रियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। तो तो एनसेड आल्सो इट कैन लीड टू द acute ट्यूबुलर नेक्रोसिस काज करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास करवा देते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास क्या करवाते हैं, वेजोडाइलेशन। एनसेड्स का मेन काम यही होता है ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन की एनसेड जो होते हैं वो भी देते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास एफ आर्ट्रियोल की वेजोडाइलेशन करवाते हैं। तो अगर आपके पास एनसेड दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं करते, तो इनकी वेजोडाइलेशन नहीं होगी बल्कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा हम आपके पास एन सेट जो थे, एक बात हमने एटीएन देख ली, और एटीएन के अलावा दोबारा से और कौन सी डिजीज है, शुरू में हमने जो पढ़ी एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी काज करवा रहे थे एनसेड्स, हमने पढ़ा बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास एनसेड्स को हमने देखा कि ये क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी काज करवाते हैं। तीन डिजीज होगी किडनी से रिलेटेड। चौथी डिजीज हमारे पास हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ा था, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो उसमें भी हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, तो वो वहां पे भी आपके पास ये इन्वॉल्व थे। तो फर्दर हमारे पास एक और डिजीज होती है जिसको हमने फर्दर पढ़ना है, पेपलरी नेक्रोसिस। पेपलरी नेक्रोसिस, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एनसेड इन्वॉल्व होते हैं। तो कितनी डिजीजेज हैं जो कि अगर सिर्फ पेशेंट जो है, हमने कभी भी नहीं देखा। एक पेशेंट आया, हम किर्गिस्तान से पढ़ के गए, और किर्गिस्तान हमारे पास पेशेंट आया, वो कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन है। तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने उसके रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं किया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नहीं देखा, हम चाहिए हो गया और पेशेंट, और जैसे ही नेफ्राइटिस पे, और विद इन 4 डेज आपके पास वो मर गया। और 5वें दिन पुलिस आ गई, और पुलिस कहती भी कौन सी ड्रग दी थी, तो आपने कहा था कि हमने उसको एनसेड दी थी। और क्यों दी थी कि ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए। दर्द बिल्कुल पूरी जिंदगी के लिए खत्म कर दिया है, अब उसको कभी दर्द नहीं होगा। तो इस वजह से हमने दो कंडीशन होती हैं एनसेड जब कभी नहीं देनी हमारे पास। एक किडनी का जो पेशेंट है उसको ये डैमेज कर देती है, और दूसरा हमारे पास जो जीआईटी का मिकोजा होता है ना, उसको भी ये डैमेज कर देती है। ठीक हो गया, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर द मिकोजल लेयर ऑफ द जीआईटी। ठीक हो गया। तो स्टमक का जो मिकोजा होता है ना, जो कि अगेंस्ट द आपके जो एसिड होता है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करता है, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब एनसेड कोई पेशेंट लेगा तो आपके पास ये जो गैस्ट्रिक मिकोजा होगा वो नहीं बनेगा, और एसिड आएगा, और एसिड आके इसको तोड़ फोड़ देगा स्टमक को। ठीक हो गया। और जीआईटी ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन काज होती है। फिर 7 ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो हम जीआईटी में डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, तो ये बात होगी हमारे पास। तो हमने क्या सीखा आज, हमने ये सीखा कि हमारे पास कोई पेशेंट अगर किडनी का है, हमारे पास किडनी उसकी डैमेज है ऑलरेडी, या पास्ट हिस्ट्री है, तो उसको एनसेड्स कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करने, क्योंकि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा देगी, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा देगी, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा देगी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी काज करवा देगी, पेपलरी नेक्रोसिस काज करवा सकती है। तो इतनी काजेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग की वजह से हो रही हैं। ठीक है जी। आखिरी बात है जो इसके सिम्टम्स में जो होती है, वो आपके पास कोस्ट्रोवर्टिब्रल पेन, आपके पास टेंडरनेस, पेन नहीं सॉरी टेंडरनेस मिलेगी। कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, ठीक है जी। हमने एनाटॉमी में देखा था कि जो डर्माटोम होते हैं T10 से लेके T12 तक, तो वो आपके पास फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द किडनी, तो किडनी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर किडनी वहां पे डैमेज है या उसको वहां पे कोई इरिटेशन है, तो वहां पे आपके पास क्या होगा कि आपको टेंडरनेस फील होगी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक की बात हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमने जो डिजीज डिस्कस करनी है वो हमारे पास है पेपलरी नेक्रोसिस। पेपलरी नेक्रोसिस, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। हमारे पास यहाँ पे जो किडनी है, किडनी आप देखिए हमारे पास, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये दीज आर दी मेडुला। ठीक हो गया, ये मेडुला है हमारे पास। पैरामिड्स इसको कहा जाता है, पैरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये मेडुला वाला पार्ट है। और इसके आगे जितना पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये रेड रेड वाला सारे का सारा कॉर्टेक्स है। तो जब हमारे पास ये पैरामिड्स जो होते हैं ना, तो पैरामिड्स हमारे पास यहाँ से, ठीक है, पैरामिड्स के बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसको बोलते हैं पेपिला। ठीक है, पेपिला, दीज आर दी पेपिला। तो अगर हमारे पास क्या हो गई है कि ये जो पेपलरी हैं, ये आपके पास इनकी नेक्रोसिस हो चुकी है, तो दीज आर दी कंडीशन फॉर द पेपलरी नेक्रोसिस। तो मेनली ये पेपिला जो होते हैं वो इसमें डैमेज हो जाते हैं। इसमें होता कुछ इस तरह से, पैथोलॉजिकल जो पैटर्न होता है वो आपके पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द
कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ रीनल पेपिला। ठीक है। और पेशेंट जो होगा, ये जो आपके पास पेपिला होंगे वो स्लग ऑफ होंगे, टिश्यू में आना शुरू हो जाएंगे। और पेशेंट प्रेजेंट करेगा ग्रोस हीमाचूरिया। ग्रोस हीमाचूरिया मैंने पहले अगर नहीं बताया तो फिर बता देता हूँ। दो किस्म के हीमाचूरिया होते हैं। हीमाचूरिया का मतलब ये है कि हीम जो है वो यूरिया, आपके पास यूरिन में ब्लड है। ग्रोस, अगर आप नेक डाई से नजर आपको आ रहा है कि एक पेशेंट ने यूरिन किया, तो आपको कंफर्म पता चल रहा है कि इसका जो यूरिन बहुत ज्यादा रेड हो चुका है, ठीक हो गया, आप फाइंड कर सकते हैं नेक डाई से, तो ये आपके पास होता है ग्रोस हेमाचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया जो होगा, वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि क्या पेशेंट में हीमाचूरिया है या नहीं है, ठीक हो गया। तो ग्रोस हीमाचूरिया मिलेगा। फर्दर हमारे पास ये जो कंडीशन होती है वो आपके पास होती है पेनलेस। पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होगा, पेनलेस कंडीशन होती है पेपलरी नेक्रोसिस। पेपलरी नेक्रोसिस की जो कंडीशन होती है, ठीक है जी। और ये भी आपके पास जो कंडीशन होती है, ये इंट्रिंसिक रीनल रीनल फेलियर काज करती है। ये थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। ठीक है। रीनल फेलियर की ना तीन काजेज हैं हमारे पास, एक होती है प्री रीनल, एक होती है इंट्रिंसिक, और एक होती है पोस्ट रीनल। प्री रीनल हमारे पास तब होगी, इस कल वाला टॉपिक है हमारा, कि कुछ किडनी से पहले पहले कुछ ऐसा है जो किडनी को खराब कर रहा है। इंट्रिंसिक वो होगी कि किडनी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसको तबाह कर रही है, बाहर से नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा कि जब पेपलरी सेल जो होंगे वो स्लग ऑफ हो के हमारे पास ट्यूब्यूल में आके ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाएंगे, तो हमारे पास किडनी जो होगी वो फेल्योर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इसकी इटियोलॉजी की, तो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली एनसेड्स फिर आ गए, ये वही है एनसेड्स। इसके अलावा डायबिटीज, डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और आपके पास सिकल सेल अनीमिया, SCA सिकल सेल अनीमिया वाला पेशेंट जो है वो भी आपके पास। और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन है पेशेंट को पहले से, कि सिकल सेल अनीमिया, डायबिटीज है, एनसेड्स ले रहा है वो, या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, तो पेशेंट को पेपलरी नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। पेपलरी नेक्रोसिस में ग्रोस हीमाचूरिया और पेनलेस, कोई भी पेन नहीं होगा पेशेंट को। ये मोस्ट कॉमनली दो इसकी कंडीशंस होती हैं। कॉर्टिकल नेक्रोसिस, तो पेपलरी हमने देख लिया, अब हम ये जो कॉर्टिकल वाला पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जो कि इस पेपिलाई जो आपके पास कॉर्टेक्स होती हैं उसकी भी नेक्रोसिस काज करवा सकती हैं। डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस, तो डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली काजेज हैं वो है DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी। हमारे पास क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, हमारे पास जो कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है जी। बहुत सारी काजेज हमने देखी थी, हमारे पास सेप्सिस था, ठीक है, हमारे पास इसकी वजह से वो हीट स्ट्रोक था, हमारे पास वेनम पॉइजन थी, अगर किसी को सांप लड़ गया ठीक हो गया। तो बहुत सारी काजेज थी जो कि हमारे पास जो कोआगुलेशन फैक्टर है ना उनको एक्टिवेट करवा देती हैं। तो अगर ये DIC है तो पेशेंट को क्या होगा कि जितना भी कॉर्टेक्स है किडनी का वो आपके पास सारे का सारा नेक्रोस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो कंडीशन होती है बहुत ही ज्यादा आपके पास एक्यूट होती है, और विद इन आवर के 24 घंटों के अंदर अंदर आपके पास जो किडनी होती है वो चल भी खत्म, ठीक हो गया। क्योंकि कॉर्टेक्स में मेनली आपके पास नेफ्रॉन का PCT वाला पार्ट, DCT वाला पार्ट पड़ा होता है, मेन पार्ट वहां होता है। इसके अलावा हमारे पास DIC के अलावा आपके पास अगर कोई पेशेंट जो है वो प्लेसेंटा एब्रप्टो के साथ है, कि उसका प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो गया, प्लेसेंटा एब्रप्टो, ठीक है। फर्दर हमारे पास सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक हमारे पास क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया आया और बैक्टीरिया ने ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया कि ये जो ब्लड वेसल थी वो आपके पास उनकी वेसोडाइलेशन होगी, और सारे का सारा जो ब्लड था वो वहां से लीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर्कुलेशन में ब्लड कम रह गया, अगर सर्कुलेशन में ब्लड कम रह गया तो हमारे पास किडनी की तरफ कम जाएगा, तो ये सारी कंडीशन काज करवा सकती हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज द डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस। चलें जी बुक पे आ जाते हैं। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो इसमें पाईयूरिया क्लासिकली इयोसिनोफिल्स एंड एजोटीमिया अकरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स दैट एक्ट एज अ हेप्टेंस इंड्यूसिंग हाइपरसेंसिटिविटी, डायूरेटिक्स हैं, एनसेड्स हैं, पेंसिलिन डेरिवेटिव्स है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, रिफेम्पिन, क्विनिलोन, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। सेकेंडरी काजेज में हमारे पास कौन कौन सी है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, माइकोप्लाज्म, और SLE, शोगरन सिंड्रोम, सार्कोइडोसिस। तो ये ड्रग सारी उसने लिखी हुई हैं। पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर, रैश, अगर रैश मिल रहे हैं और साथ ही सिनोफिल्स मिल रहे हैं तो कंफर्म है कि इन एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। हिमाचूरिया कोस्टोवर्टिब्रल
टेंडरनेस ठीक हो गया, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक होती है, बाकी वो एक काज लिखी हुई है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये हमारे पास जो मडी ब्राउन कास्ट, दीज आर द मडी ब्राउन कास्ट, इनकी पिक्चर को भी डिटेल में देख लीजिए करें आप ना जरा गौर से, ताकि कई दफा ये इस पे भी डायग्नोज करवा देता है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, ये जो कंडीशन होती है, ये आपके पास एक्यूट किडनी इंजरी इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व इन मैनी केसेस, रिवर्सिबल होती है, ठीक हो गया। और ऑलिग यूरिया फेज होगा, और आपके पास एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, ये मैंने बता दिया कि सोडियम जो होता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी, इस वजह से सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। मडी ब्राउन कास्ट, तीन फेजेस होते हैं, इंसाइटिंग, मेंटेनेंस और रिकवरी फेज। और जो मेंटेनेंस फेज होता है इसमें बंदा मर जाता है, डेथ इसमें होती है मोस्ट प्रोबेबली। लास्ट 1 to 3 weeks ओलिग्यूरिया एंड हाइपरकैलेमिया प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज। रिकवरी फेज में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो आपके पास फाल कर जाएगा, मतलब दोबारा से ठीक हो जाएगा सीरम में। और पोली यूरिया, ज्यादा यूरिन आएगा, रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, मैंने बता दिया कि ईकीजे भी क्या क्या हमें देखने को मिलता है। इस्कीमिक काज है और नेफ्रोटॉक्सिक है। अगर इस्कीमिक काज की बात करें तो हमारे पास ये प्री रीनल एजोटीमिया काज करवाएंगे। क्यों प्री रीनल, कि हमारे पास पहले से कुछ पहले मसला है जो कि किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा है, तो इस वजह से किडनी से पीछे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हमने कहा कि हाइपोवोलीमिया है, तो आपके पास इस वजह से स्कीमिया हो सकता है। ट्यूबुलर सेल्स दैट में स्लग इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन, पीटी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड द थिक असेंडिंग लिम्ब, ये दोनों ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एमसीक्यूज है कि आपके पास कौन कौन से ज्यादा पार्ट इन्वॉल्व होगा। नेफ्रोटॉक्सिन हमारे पास सेकेंडरी टू इंजरी रिजल्टिंग अमाइनोग्लाइकोसाइड रेडियोल्यूसेंट एजेंट लेड सिस्प्लाटिन इथाइलिन ग्लाइकोल यूरिक एसिड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मायोग्लोबिन यूरिया, इसको बड़ी डिटेल में हमने कहा कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें डार्क यूरिन आ रहा है लेकिन उसमें ब्लड नहीं है, धोखा दे रहा है ये मायोग्लोबिन हमारे पास। रेब्डोमायोलाइसिस हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक हो गया। फर्दर हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो ज्यादा इसमें अफेक्टेड होंगी। डिफ्यूज कोर्टिकल नेक्रोसिस डीएसी प्लेसेंटा ब्रोप्टोसेप्टू शो की वजह से होगा। एक्यूट जनरलाइज्ड कोर्टिकल इन्फॉक्शन ऑफ द बोथ किडनी। और पेपिलरी नेक्रोसिस की भी नेक्स्ट काजेस हमारे पास जो है सिकल सेल एक्यूट पोलिनेफ्राइटिस एंड सेड्स डायबिटीज मलाइटस सैड पापा, उन्होंने निमोनिक लिखा हुआ है। स्लगिंग ऑफ नेक्रोटिक रीनल पेपिला, ग्रोस हीमाचूरिया मे बी ट्रिगर्ड बाय रिसेंट इन्फेक्शन और इम्यून स्टिमुलस। हमारे पास जो ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर में हमारे पास एक ट्राइगोन होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर आपके पास ट्राइगोन होता है इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये जो ट्राइगेन होता है ना, इसमें हमारे पास टू स्लिट्स होती हैं जो कि यूरिटेरिक, हमारे पास जो क्या उसका नाम होता है, यूरिथ्रल, एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, और दो हमारे पास यहाँ से जो यूरिटर होता है ना, यूरिट्रल ओपनिंग यहाँ पे आके आपके पास इंसर्ट होती हैं। तो अगर यहाँ पे ये जो इसकी ओपनिंग है, मोस्ट कॉमनली जब वो हिस्टोलॉजी करते हैं तो वहां पे हमें ब्लड मिलता है। तो अगर ब्लड यहाँ पे मिल रहा होता ना, हमारे पास यूरिट्रिक ओरिफिस में ब्लड मिलता है, ये यूरिटेरिक ओरिफिस है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी हीमाचूरिया की कंडीशन है ना, वो हमारे पास क्या है, वो यूरिटर से ऊपर है, ठीक है। आपके पास अगर यूरिटेरिक ओरिफिस में हीमाचूरिया हमें मिल रहा है, यहाँ पे ब्लड मिल रहा है, तो हमारे पास कोई भी डिस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास ब्लैडर से पहले है, ठीक है जी। या तो अपर यूरिनरी ट्रैक ब्लीडिंग, ठीक है, ओरिजिनेटिंग इन द किडनी और यूरिटर, या तो वो यूरिटर में मसला है या किडनी में मसला है, यहाँ पे मसला नहीं है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक इन ओरिफिस में ब्लड मिल रहा है तो इधर में, इस कंडीशन में इधर ही मिलता है। तो ये हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पास पेनलेस हीमाचूरिया, हीमाचूरिया पेपिलरी सेल आ रहे हैं तो ये ऊपर से आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये बात है, ये फर्स्ट एड पे नहीं लिखा हुआ, ये हमारे पास यू वर्ल्ड में लिखी हुई थी बात। तो अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हो गया खत्म, क्या चीज़ रह गई है।